नमस्कार, थार एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे स्वर्णिम भारत की, और स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक का जो पहला चैप्टर है उसमें हमने शुरुआत से पढ़ लिया था। मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे थे हम, यानी महाजनपदकालीन व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद शासन पद्धति जो है वो शुरू हुई, राजवंश शुरू हुए जिनमें मौर्य काल के बारे में हम बात कर रहे थे। मौर्य काल में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया। आज हम बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। अशोक जो है उसका कार्यकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा, और 40 वर्ष तक अशोक ने शासन किया। 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया। 4 वर्ष सत्ता संघर्ष के बाद 273 ईस्वी में शासन करता है, लेकिन 4 वर्ष सत्ता संघर्ष चलता है भाइयों के साथ। सत्ता संघर्ष के बाद बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक शासक बनता है। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में होता है, यानी 273 ईस्वी में सत्ता प्राप्ति होती है 4 वर्ष संघर्ष के बाद, और राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व, यानी विधिवत रूप से राज्याभिषेक 269 ईस्वी में होता है सम्राट अशोक का। राज्याभिषेक के बाद अशोक जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। 269 में अभिलेखों में अशोक का नाम जो है वो देवानाम पिये तथा देवानाम पियदसी मिलता है, यानी देवानाम पिये या देवानाम प्रिय, ये भी देवानाम प्रियदसी, ये नाम अभिलेखों में अशोक का मिलता है। लेकिन गुजरा तथा मास की अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। गुजरा तथा मास की जो अभिलेख है उन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कल्लण की राजतरंगिणी के अनुसार, कल्लण की जो राजतरंगिणी है पुस्तक, उस पुस्तक के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितपतन नगर को बसाया। यानी कल्लण की राजतरंगिणी में यह उल्लेख मिलता है कि कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितपतन नगर को अशोक ने बसाया था। अशोक राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, सम्राट अशोक जो है वो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर तथा खोतान के कुछ प्रदेशों पर खोतान के कुछ प्रदेशों पर
अधिकार कर लेता है। यानी राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष की बात है। कश्मीर तथा खोतान के कुछ प्रदेशों पर अशोक अधिकार कर लेता है, और जब कश्मीर पर अधिकार हो जाता है तो कश्मीर में एक नगर बसाता है जिसका नाम श्रीनगर है, और नेपाल में एक नगर बसाता है जिसका नाम ललित पतन नगर है। ये नगर दोनों अशोक के द्वारा बसाए गए थे। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। ये जो कलिंग के आक्रमण की जो बात है वो हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया की धम्म यात्रा करता है। यानी 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। 10वें वर्ष अशोक जो है वो सब कुछ हिंसा मारकाट ये छोड़ देता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो वो उसके बाद धम्म यात्रा पर जोर देता है और बोध गया की यात्रा करता है। राज्याभिषेक के 20वें वर्ष अशोक जो है वो लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी की धम्म यात्रा करता है। तो 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी की धम्म यात्रा करता है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में, ये जब 261 पूर्वी वाला आक्रमण है कलिंग पर, इस आक्रमण के बारे में जब हम पढ़ेंगे, युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें जो है वो हम देखेंगे। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में आजीवकों के लिए चार गुफाओं का निर्माण करवाता है। गुफाओं या गुहाओं का निर्माण करवाता है, और उनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी, तथा कर्ण। यानी बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाता है, और उन गुफाओं के नाम है सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी तथा कर्ण। अशोक जो है बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में काफ़ी कुछ सुधार करता है प्रजा के कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए जन कल्याण के कार्य करवाता है, और उसी के अनुसार रुमनदेई अभिलेख रुमनदेई अभिलेख के अनुसार रुमनदेई अभिलेख के अनुसार
भूमिकर की दर को घटाकर 1/6 से 1/8 कर देता है। यानी जनता को राहत देने के लिए लगान जो है वो कम कर दिया जाता है, राजस्व की दर कम कर दी जाती है, या भूमि कर है वो कम कर दिया जाता है। पहले 6वां हिस्सा लिया जाता था और अब कम होने के बाद में लगान जो है वो 8वां हिस्सा लिया जाता है। तो इस प्रकार की रियायतें सम्राट अशोक ने जनता को प्रदान की। हमें पता चलता है विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह होता है, जिससे दो संतानें एक पुत्र महेंद्र तथा एक पुत्री संघमित्रा होती है। यानी विदिशा की राजकुमारी जो है उससे विवाह होता है और उससे 2 संतानें प्राप्त होती है। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिनको आगे चलकर अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजता है। इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और अशोक की रानी कारुवाकी का भी अशोक की रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। यानी ये भी जानकारी मिलती है कहीं पर कि अशोक की रानी जो है वो कारुवाकी थी। विदिशा की जो राजकुमारी थी उसे 2 संतानें अशोक को प्राप्त होती है। अशोक प्रथम सम्राट था। अशोक पहला सम्राट था जिसने अभिलेख खुदवाए या अभिलेख लिखवाए। पहला सम्राट था। अभिलेखों से हमें अधिकांश जानकारियां जो है वो प्राप्त होती है। तो अशोक ईरान के सम्राट से प्रेरणा लेकर, ये अशोक को अभिलेख जो है वो खुदवाने की बात जो है वो ईरान के सम्राट से मिली। यानी ईरान के सम्राट से प्रेरणा लेकर अशोक ने अभिलेख जो है, अभिलेख स्तंभ लेख वो खुदवाए। और अशोक के अभिलेख जो है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिलती है। यानी अशोक के जो अभिलेख है वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है। जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख
पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, रूमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, या रूमनदेही अभिलेख में क्या लिखा गया है? तो भूमिकर की जो दर है वो घटाकर 1/6 से 1/8 कर दी जाती है। और ये अभिलेख वाला प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में से बहुत सारे प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी खास तौर से पूछा जाता है। तो ये बात जो है वो सम्राट अशोक की कर रहे थे। अब हम वापस चलते हैं उस 261 ईस्वी पूर्व में, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। सम्राट अशोक जो है वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। और कलिंग पर आक्रमण क्यों करता है? कलिंग जो है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था। कलिंग को जीतना अशोक के लिए जरूरी था। अशोक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना चाहता था। कलिंग में हाथी जो है वो अधिक पाए जाते थे, इसलिए भी अशोक जो है वो कलिंग पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए सम्राट अशोक ने 261 राज्याभिषेक के 261 इस 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण सम्राट अशोक के द्वारा कर दिया जाता है। ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य था, इसको जीतना अशोक के लिए जरूरी था। इन सब बातों के कारण कलिंग पर आक्रमण हुआ। उस समय हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर नंदराज नाम का शासक शासन कर रहा था। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है उस समय कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था। अब मौर्य साम्राज्य में कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद में मौर्य साम्राज्य में मिलाने के बाद मिलाने के उपरांत राजधानी तोसली या तोसाली बनाई जाती है। राजधानी जो है वो तोसाली बनाई जाती है। कलिंग राज्य की राजधानी तोसाली बनाई जाती है। कब? जब कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया, जब कलिंग मौर्य साम्राज्य में शामिल हो गया उसके बाद। तो अब आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ सम्राट अशोक की सेनाएं थी और एक तरफ नंदराज की सेनाएं थी। दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है, बड़ी ज़बरदस्त टक्कर होती है, दोनों तरफ से बड़ी बहादुरी के साथ में युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन अंत में नंदराज की पराजय हो जाती है, नंदराज की सेना जो है वो हार जाती है और सम्राट अशोक की विजय होती है। जीतता है सम्राट अशोक। इस युद्ध में 1,00,000
लोग मारे गए। मरने वालों की संख्या 1 लाख थी तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। अब आप अंदाजा लगाइए, 1 लाख लोग जहाँ मारे गए हों, 1.5 लाख लोग जहाँ पर बंदी बना लिए गए हों, तो वहाँ पर मरने वालों की संख्या कितनी होगी? यानी हजारों लाखों में लोग वहाँ पर मारे गए थे। यानी युद्ध भूमि जो है वो लाशों से भरी हुई थी, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। कुत्ते और कौवे जो है वो लाशों को नोच रहे थे। इस प्रकार का विभत्स दृश्य अब युद्ध भूमि का हो गया था। युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक जो है वो विजय उत्सव मनाता है, जश्न मनाता है। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु निग्रोध या उपगुप्त या निग्रोध, यानी उपगुप्त जो है बौद्ध भिक्षु, वो अशोक के दरबार में आता है और पूछता है ये जश्न किस खुशी में मनाया जा रहा है। तो सम्राट अशोक कहता है कि आपको पता नहीं है, मैंने एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की और उस विजय के उपलक्ष्य में ये जश्न मनाया जा रहा है। तो उपगुप्त ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता कि आपकी विजय हुई है। तो अशोक ने कहा कि आप राज्य में पूछिए, सबसे सेना से पूछिए, हारी हुई सेना से पूछिए, हारे हुए साम्राज्य के लोगों से पूछिए, विजय तो मेरी ही हुई है। तो उपगुप्त ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा। बोले कैसे मानोगे? तो उपगुप्त ने कहा कि मेरे साथ युद्ध भूमि चलो। अब दोनों जो है वो युद्ध भूमि की ओर चले जाते हैं। अब युद्ध भूमि का दृश्य आप खुद कल्पना कीजिए कितना विभत्स होगा। लाशें पड़ी हुई है, खून बिखरा हुआ है, घायल जो है वो कर आ रहे हैं, पीड़ा से चित्कारें निकल रही है, और कौवे जो है, चील कौवे और कुत्ते जो है वो लाशों को नोच रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य देखकर अशोक जो है वो विचलित हो जाता है, अशोक का मन विचलित हो जाता है ये देखकर। तब उपगुप्त कहता है कि हो सकता है महाराज आपकी विजय हुई हो, लेकिन यहां पर मानवता की हार हुई है, मानवता हारी है। तब सम्राट अशोक ने उसके बाद उपगुप्त के कहने पर अहिंसा का प्रण ले लिया, यानी युद्ध नीति का त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं हिंसा वाले कार्य, युद्ध जो है वो नहीं करूँगा। और इस प्रकार वो उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, हिंसा को त्याग देता है सम्राट अशोक, और युद्ध नीति का त्याग कर दिया जाता है। और रणभेरी के स्थान पर धम्मभेरी को अपना लिया जाता है, यानी रणभेरी को त्याग दिया गया और धम्मभेरी को अपना लिया गया। तो अशोक ने युद्ध नीति का पूरी तरह से त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म उसने स्वीकार कर लिया। तो अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म सिद्धांत की। धम्म, अशोक का जो धम्म है उसका मतलब है नैतिक नियम। नैतिक नियम, सत्य वचन बोलना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनका कहना मानना, उनकी सेवा करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, ये सारी बातें जो है वो इन नियमों में आती है। तो धम्म सिद्धांत के अनुसार जो मुख्य बातें थी वो थी सहिष्णुता,
अशोक ने स्वयं ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में भी उसने अपनी प्रजा को पूरी छूट दे रखी थी कि वो अपने अपने धर्मों का पालन करे। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया और लोगों के ऊपर थोपा नहीं गया। वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन बड़ी आसानी से कर सकते थे। और सम्राट अशोक जो है वो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शिव का उपासक था। यानी अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था उससे पहले वो शिव का उपासक था, यानी शैव धर्म को मानने वाला था। वैदिक धर्म में वैष्णव और शैव जो थे उसमें से शैव शाखा का अनुयायी था। बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में भी उसने सहिष्णुता है वो बनाए रखी। दूसरी जो मुख्य बात थी वो थी अहिंसा। यानी सम्राट अशोक ने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, पशु बलि पर रोक लगा दी और किसी भी प्रकार की हिंसा को गलत ठहराया। यानी हिंसा यानी मन, वचन और कर्म से किसी को चोट पहुंचाना हिंसा कहलाता है। तो इस प्रकार के जो कृत्य थे उन सबको अशोक ने बंद करवा दिया और स्वयं ने भी युद्ध नीति का त्याग कर दिया, जिसमें सबसे बड़ी हिंसा होती है। लोक कल्याण। लोक कल्याणकारी अशोक ने बहुत सारे कार्य करवाए, चाहे सड़क के किनारे पेड़ लगाने हो, धर्मशालाएं बनवानी हो, सरायों का निर्माण करना हो या तालाबों का निर्माण करना हो, जनता की सेवा करनी हो, जो भी काम थे जिससे लोगों का कल्याण होता हो, इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य अशोक ने करवाने शुरू कर दिए। चौथा था आडंबरहीनता। यानी जो दिखावा था अपने राज्य में, जो दिखावा करने वाली चीज़ें थी उन सबको बंद करवा दिया। यानी सरल काम, बिना दिखावे के, बिना ढोंग के जो काम थे उनको करना शुरू कर दिया। पांचवी जो मुख्य बात थी वो थी नैतिकता। नैतिकता का पालन करना, सत्य वचन बोलना, गुरुजनों माता पिता की आज्ञा का पालन करना, सेवा करना, बड़ों का आदर करना, अहिंसा को अपनाना इसमें शामिल था। ये सारी बातें नैतिकता में थी। इन सब बातों को अशोक ने अपने धम्म सिद्धांत में शामिल किया। अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका यानी महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भी भेजा था। तो इस प्रकार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर इन सारी चीज़ों पर बल दिया और हिंसा की नीति को त्याग दिया, अहिंसा की नीति को अपनाया। 40 वर्ष शासन करने के बाद (232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी लंबा समय है ये। 40 वर्ष तक सम्राट अशोक ने शासन किया। उसके बाद 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट की मृत्यु हो जाती है। सम्राट की मृत्यु के बाद बहुत सारे जो है वो शासक बने, जिनमें जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, इस प्रकार बहुत सारे शासक जो है वो बने। लेकिन धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य जो है वो पतन की ओर चलता गया और अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ होता है
इन बीच के जो शासक है इनकी कोई खास जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है इतिहास में। वृद्धृत बनता है और वृद्धृत का सेनापति पुष्यमित्र शुंग वृद्धृत की हत्या करके हत्या करके 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की नींव डालता है। यानी अशोक के बाद ये बहुत सारे शासक हुए। इन शासकों के बाद मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धृत होता है, जिसकी 185 ईस्वी पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी जाती है और मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है और शुंग वंश की नींव पड़ती है। तो उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के बाद हम पढ़ेंगे शुंग वंश और आगे हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बहुत सारे प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।